अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, अच्छे जी बेटा। जी आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। टॉपिक को आगे ले जाने से पहले बेटा कुछ टर्म्स हैं जो कि हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे बेटा। इनमें से फर्स्ट वन है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी और थर्ड हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड। यानी इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम पढ़ेंगे बेटा वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को पढ़ते हैं बेटा। ये दोनों टर्म जब यूज होते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इनके नाम भी कुछ इस तरह से लग रहे हैं बेटा कि यानी नाम भी कुछ इस तरह मिलते जुलते हैं कि बंदा कहता है कि ये दोनों सेम चीज़ें, लेकिन इट्स टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, दोनों डिफरेंट फोर्सेस हैं बेटा। तो पहले डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखा है बेटा द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स। वो फोर्स जो कि किसी भी दो बॉडीज के दरमियान मौजूद हो। किन दो बॉडीज के दरमियान? यानी हैविंग मासेस, लेट्स से हम कहते हैं कोई सी दो बॉडीज M1 एंड M2। यूनिवर्स में कोई सी दो बॉडीज, ये जरूरी नहीं है बेटा कि वो अर्थ पर हो, किसी जगह पर, यानी इन यूनिवर्स, नॉट फॉर अर्थ। ये लफ्ज में यूज कर रहा हूँ बेटा यूनिवर्स, आपने इसको समझना है। यानी द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स। हम कहते हैं ना बेटा कि द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ due to gravitational, the earth revolves around the sun due to gravitational force, the moon revolves around the earth due to gravitational force, different satellite revolves around the earth due to gravitational force। तो दो बॉडीज के दरमियान यूनिवर्स में जो फोर्स मौजूद होती है उससे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिफाइन कर चुके बेटा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब याद रखो बेटा, इट्स यूनिवर्सल फोर्स, यानी ये फोर्स पूरी यूनिवर्स के लिए है। यूनिवर्स में हर एक जगह पर जब दो बॉडीज के दरमियान यूनिवर्स में जहां कहीं भी हो यूनिवर्स में, उनके दरमियान डिस्टेंस जितना भी हो, लेकिन इनके दरमियान एक फोर्स पाई जाएगी बेटा, वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगी और इसी वजह से इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल फोर्स। फिर सेकंड, इट्स अ वीक फोर्स। ये हमारे पास वीक फोर्स है। यानी अगर आपसे कोई कहे यार आप कहते हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कि टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा बेटा? तो इसका आंसर है इट्स अ वेरी वीक फोर्स। वो किस वजह से बेटा? क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे पास 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg square, 10⁻⁻11. It's a very very small force, so that's why we say it's a weak force। थर्ड हमारे पास इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि हमारे पास है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। फोर्थ हमारे पास कि ये फोर्स जीरो होगा। कब? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी जीरो। कब जीरो होगा? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज इनफाइनाइट। यानी M1 और M2 अगर कोई से दो बॉडीज हो बेटा और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना हो बेटा? इनफाइनाइट। तो इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज विल बी जीरो। तो ये तो है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब। उम्मीद है समझ आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हम आते हैं बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को किस तरह डिफाइन करते हैं बेटा? हम कहते हैं द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ जो है डिफरेंट बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। याद रखो बेटा दिस फोर्स इज ओनली फॉर अर्थ, नॉट फॉर यूनिवर्स। इसी वजह से हमने लिखा है बेटा कि इट्स नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स हमारे पास नहीं है। सेकंड चीज, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने याद करना है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं W इज इक्वल टू mg
वेट, और वेट को हम डिफाइन भी करते हैं कि द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स center, where m is mass of a body and g is gravitational acceleration. Its value is 9.8 meter per second square. जी बेटा, इधर से एक और चीज भी क्लियरिफाई होती है कि फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स वी नीड टू मासेस एंड फॉर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वी नीड ओनली वन बॉडी या ओनली वन मास. तो इसी वजह से हम कहते हैं बेटा कि दे आर टू डिफरेंट कंसेप्ट. नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी जीरो हो सकती है. कब? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी जीरो. कहां पर? एट द सेंटर ऑफ अर्थ. यानी एक बॉडी अगर एक सेंटर ऑफ अर्थ पर चले जाए बेटा, तो वहां पर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो. क्यों जीरो हो जाएगी बेटा? क्योंकि हम कहते हैं द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर. अब एक वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, बॉडी सेंटर पर आई जाती है, तो इसी वजह से हमारे पास वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो बन जाएगा बेटा जी. दिस इज ऑल अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब थर्ड टर्म हमारे पास है कंजर्वेटिव फील्ड. कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? यानी वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है कंजर्वेटिव फील्ड. तो कंजर्वेटिव फील्ड को हम डिफाइन करते हैं द फील्ड इन विच द टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो. यानी हमारे पास वो फील्ड जिसमें टोटल वर्क डन जो हो बेटा, टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ. इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो बेटा, स्टूडेंट सब कहते हैं जब हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो वो कहते हैं द फील्ड इन विच द वर्क डन इज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. लेकिन इन विच द टोटल वर्क डन अराउंड ए क्लोज पाथ. क्लोज पाथ किसे कहते हैं बेटा? कि जहां पर हमारे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो. यानी मैंने पेज पर आपको दिखाई दे रहे बेटा डिफरेंट क्लोज पाथ है. फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं ए से बी तक, बी से सी से डी और डी से ए तक. तो इस वक्त जो हम वर्क डन करेंगे, कंसिडर इस वर्क डन को हम कहते हैं W1, ये हमारे पास W2, दिस इज W3 and this is W4. तो in this case W1 plus W2 plus W3 plus W4 is equal to 0. अगर ये चारों वर्क डन हम मालूम करें बेटा और इससे जीरो आए बेटा, तो जिस फील्ड में हमने ये वर्क डन मालूम किए बेटा, वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा. इसी तरह हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी हम जाते हैं बेटा ए से बी की तरफ, दिस इज W1, बी से सी W2 और सी से ए W1, W2 एंड W3. और इन तीनों वर्क डन को हम सम अप करें बेटा और इनसे रिजल्ट जीरो बने, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड. फॉर सिमिलरली फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए. इन तीनों केसेस में यानी कोई भी क्लोज पाथ ले हम बेटा और उसमें टोटल वर्क डन मालूम करें और वो वर्क डन हमारे पास जीरो के बराबर हो बेटा, तो इस फील्ड को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड. दिस इज फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव फील्ड की हमारे पास एक और भी डिफिनेशन है बेटा, जिसे हम पढ़ते हैं कि द फील्ड इन विच द टोटल वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी. लेकिन इधर भी आपने याद रखना बेटा, द फील्ड इन विच द टोटल वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ. यानी द फील्ड इन विच द टोटल वर्क डन अराउंड ए क्लोज पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी. इस डिफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ बेटा. आपको क्लोज पाथ दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बेटा कि वी हैव ए बॉडी विच इज एट पॉइंट ए. हमारे पास एक बॉडी है बेटा जो कि पॉइंट ए पर पड़ी है बेटा, एंड आवर टारगेट इज टू ब्रिंग दिस बॉडी फ्रॉम ए टू सी. हमारा टारगेट है बेटा कि इस बॉडी को ए से सी तक लेके आए बेटा. तो अब ए से सी तक आने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं. एक तो डायरेक्ट पाथ, दिस इज पाथ वन, कि हम डायरेक्ट ए से सी की तरफ आ जाए बेटा. सेकंड हमारे पास इनडायरेक्ट पाथ के वी विल मूव फ्रॉम ए टू बी. जब बी की तरफ आएंगे देन वी विल मूव फ्रॉम बी टू सी. लेट्स से ये हमारे पास W1 हो जाए, ये W2 और ये W3. तो यूजिंग दिस डिफिनेशन वी विल राइट दैट व्हेन W1 इज इक्वल टू W2 प्लस W3. यानी ये हमारे पास डायरेक्ट पाथ और ये इनडायरेक्ट पाथ, दोनों वर्क डन हमारे पास सेम हो जाए बेटा, तो इस फील्ड को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड. यानी कंजर्वेटिव फील्ड की हमने दो डिफिनेशन पढ़ी है बेटा कि the field in which the total work done around the closed path is equal to zero.
R, the field in which the total work done around a closed path is independent of the path followed by a body. जी, तो बात है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड को, ये टॉपिक आपसे पेपर में पूछने किस तरह है, वो आपसे कहेंगे बेटा कि फाइंड द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो कहेंगे बेटा प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो जब ये क्वेश्चन आएगा बेटा कि प्रूव करो कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो हमारे पास दोनों डिफिनेशन है, और दोनों डिफिनेशन में से कोई सा डिफिनेशन भी हम लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम पढ़ चुके हैं बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी पढ़ चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन करते हैं द स्पेस अराउंड द अर्थ in which it exert a force of attraction on other bodies is known as gravitational field। यानी अर्थ के इर्द गिर्द वो रीजन, अर्थ के इर्द गिर्द वो रीजन कि जिसमें अगर कोई दूसरी बॉडी हो बेटा और वो अर्थ जो है उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो इस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी वो बॉडी ऐसे हो बेटा अर्थ के इर्द गिर्द किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, यानी जहां तक अर्थ अपने फोर्स को जाहिर कर सके, यानी अर्थ अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पता चला सके बेटा। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं बेटा कि अगर धूप अंधेरा हो बेटा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बेटा, और आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक आपका पांव किसी पत्थर के साथ लगता है बेटा, तो आपको पता चल जाता है कि इधर पत्थर पड़ा हुआ है। तो वो क्या है बेटा, वो पत्थर आपको अपना फील्ड शो कर रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। सिमिलरली आप रास्ते में जा रहे हो बेटा और आप पांव रखते हो, आपको पानी की आवाज आती है, तो आपको पता चलता है कि इधर हमारे पास पानी मौजूद है, यानी पानी अपने एग्जिस्टेंस को शो करती है बेटा। इसी तरह हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द वो रीजन जिसमें अर्थ बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके बेटा, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ आ गई बेटा कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं बेटा, कि द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी अर्थ के इर्द गिर्द वो रीजन जिसमें अर्थ किसी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जी, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑन अ बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इन सिंपल वर्ड्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं बेटा द फोर्स पर यूनिट मास। द फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी अर्थ एक बॉडी पर जिसका मास m हो, कितना फोर्स एक्सर्ट करती है बेटा, उससे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसकी यूनिट होते हैं हमारे पास न्यूटन पर kg। यानी वी कैन राइट न्यूटन पर kg। तो द फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो करते क्या है बेटा, फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है कि द फील्ड इन विच द टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। हमने लिखा है बेटा कि कंसिडर द क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमारे पास है ABC। Now let us consider the body is at point A। बॉडी जो है वो हमारे पास पॉइंट ए पर पड़ी हुई बेटा। ये कौन सा फील्ड हमने कंसिडर किया हो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। और हम जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहां पर होती है बेटा, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं वेट, वो हमारे पास कहां पर होता है बेटा, उसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, यानी एफ जी मीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास डाउनवर्ड है बेटा। हम चाहते हैं बेटा कि हम प्रूव करेंगे बेटा कि वी विल मूव ए बॉडी फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी और सी से ए। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क डन। और हम शो करेंगे बेटा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में टोटल वर्क डन 0 के बराबर होगा। तो हम कहते हैं लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज d1 and b and c is d2 and let c and a is d। यानी when we move from a to b, displacement or distance will be d1, from b to c displacement or distance will be d2, or from c to a displacement will be
डी। कोई फर्क नहीं बेटा, आप जिसको D1 लेना चाहते हो, जिसको D2, जिसको D3, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। यानी इधर हमारे पास टोटल ये जो वर्क डन होगा, दिस विल बी W1, दिस विल बी W2 और ये हमारे पास होगा W3। तो इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास टोटल वर्क डन बराबर होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी ये हमारे पास होगा टोटल वर्क डन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस इक्वेशन ए टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर आएगा बेटा तो हम कहेंगे कि यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है बेटा। तो शुरू करते हैं। लेट्स से हमारे पास बॉडी है बेटा जिसका मास है m, body of mass m lying at point A. Now when we move from body from A to B, जब बॉडी को A से B की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा और ये हमारे पास फोर्स। तो इस केस में इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनता है बेटा? शाबाश, परपेंडिकुलर है 90। तो वी राइट W1 इज इक्वल टू F डॉट D1 एंड F डॉट D1 ये हमारे पास हो जाएगा बेटा F D1 cos ऑफ थीटा, F D1 cos ऑफ थीटा। और ऊपर हम आपको क्लियर दिखाई दे रहे बेटा कि cos थीटा यानी थीटा हमारे पास 90। तो वी राइट F D1 cos ऑफ 90 एंड वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0। तो W1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। नाउ टू फाइंड W2। W2 हमारे पास होगा बेटा F डॉट D2 यानी F डॉट D2। अब बॉडी हमारे पास पॉइंट B पर पड़ी हुई है इधर, दिस इज W2। इस केस में वंस अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है हमारे पास, यानी दिस विल बी अवर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो है बेटा दिस इज द पाथ थ्रू विच वी हैव टू मूव, यानी हम जाएंगे बेटा B से C की तरफ। तो इधर देखो बेटा D2 अपवर्ड है और फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड। तो इस केस में जब बॉडी को B से C की तरफ लेके चले जाएंगे बेटा, यानी बॉडी जब इधर पहुंच जाएगी बेटा, इधर पहुंच जाएगी तो इधर देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड। इन दिस केस बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और जब एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल कितना बनेगा हमारे पास? 180। हम पढ़ चुके हैं जब दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल 180, या इन अदर वर्ड्स जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 हो तो दे विल बी एंटी पैरेलल। तो FD2 इट विल बी इक्वल टू FD2 cos ऑफ 180। और हम जानते हैं बेटा cos 180 इज इक्वल टू -1। तो वी राइट माइनस FD, या लिख देते बेटा FD इंटू -1 FD2। FD2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो W2 बन जाएगा हमारे पास, W2 विल बी इक्वल टू -FD2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर बी। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर बी। अब दो वर्क डन हमने मालूम कर दिए, बॉडी हमारे पास इधर पहुंच गई है। नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम C टू A to bring the body to its initial position, यानी क्लोज पाथ हमने कंसिडर करना है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, we will find work done from C to A। यानी हम कह सकते हैं बेटा this W1 is work done from A to B, W2 is work done from B to C और W3 अब हम फाइंड करेंगे बेटा। तो W3 हमारे पास बराबर होगा बेटा, इधर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज D और फोर्स हमारे पास वही होगा। यानी दोबारा इधर मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, आपको फिर कंफ्यूजन ना हो कि ये हमारे पास क्लोज पाथ था। दिस इज पॉइंट A, पॉइंट B, C। ये डिस्प्लेसमेंट D1, ये डिस्प्लेसमेंट D2 और ये डिस्प्लेसमेंट D। अब A से B और B से C तक तो हर वर्क डन हमने मालूम कर दिया बेटा। अब बॉडी हमारे पास इधर पड़ी हुई बेटा, यानी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बेटा और हम इस तरफ लेके आएंगे बेटा। तो अब इधर देखो बेटा, इधर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमें पता नहीं है बेटा कि वो क्या होगा।
लेट्स से हम कहते हैं इट्स एन एंगल थीटा, यानी फोर्स इस केस में हमारे पास एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डी इज theta. So W3, which is work done from C to A, it will be equal to F dot D, which is equal to F D cos of theta. F D cos of theta. ये हो जाएगा हमारे पास work done to bring the body from C to A. Now अब अगर देखिए बेटा हमारे पास एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा ए बी सी। एंगल के यहां पर बन रहे हैं बेटा ये हम जानते हैं जिस साइड के साथ एंगल बने वो क्या कहलाता है बेटा बेस। उस यानी ये हमारे पास बेस होगा, इसके साथ एडजेसेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूज और सामने होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, शाबाश बताओ बेटा मुझे, कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी इन दिस केस बेस हमारे पास d2 और हाइपोटेन्यूज d। तो वी राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाय d। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट d2 इज इक्वल टू d cos ऑफ थीटा, d cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये वाला ऊपर वाला जो इक्वेशन है बेटा वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, इधर हम d cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे बेटा, हियर हम लिख देंगे बेटा d cos थीटा की जगह d2। तो W3 हमारे पास बन जाएगा बेटा if d2, दिस विल बी इक्वेशन नंबर सी। अब हमारे पास तीन इक्वेशन बन गए, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी। और हमें जो रिक्वायरमेंट भी थी वो क्या थी बेटा, टू फाइंड टोटल वर्क डन विच इज W1, W2 एंड W3। अब तीनों वर्क डन मालूम हो गए बेटा, तो हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास टोटल वर्क डन जो कि बराबर है बेटा W1 हमारे पास 0 के बराबर, W2 हमारे पास माइनस FD2 के बराबर और W3 हमारे पास FD2। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा तो वी गेट टोटल वर्क डन माइनस FD2 प्लस FD2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट 0। तो वी गेट टोटल वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। तो हिंस ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है बेटा जी बेटा। तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0। अब सेकंड डिफिनीशन जो हमने यानी सेकंड डिफिनीशन जो हमने पढ़ी थी अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड के द फील्ड इन विच द टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय बॉडी। यानी अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछे कि शो करो कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, तो फिर आपने ये मेथड यूज करना होगा बेटा। वंस अगेन वी हैव टू कंसीडर ए क्लोज पाथ, और इधर भी फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स एज्यूम दिस क्लोज पाथ इज इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम कहते हैं बेटा कि कंसीडर दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी and this is point C, point A, point B और point C। हम कहते हैं बेटा कि A से B तक हमारे पास जो डिस्टेंस है लेट्स से इट्स इक्वल टू D1, B से C तक डिस्टेंस D2 और A से C तक डिस्टेंस हमारे पास D। और कंसिडर करते हैं हमारे पास कि बॉडी जो है जिसका मास m है वो पड़ी हुई है कहाँ पर बेटा, पॉइंट ए पर। नाउ आवर टारगेट, लेट्स एज्यूम दैट आवर टारगेट इज टू ब्रिंग दिस बॉडी फ्रॉम ए टू सी। जिस तरह पीछे मैं आपको बता चुका था कि हमारे पास दो रास्ते हैं ए सी सी तक, एक डायरेक्ट पाथ कि हम डायरेक्ट ए सी सी की तरफ आए बेटा, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट पाथ कि ए सी बी की तरफ आए और फिर बी से सी की तरफ चले जाए बेटा। तो ऊपर वाली डिफिनेशन जो मैं लिखी बेटा, अगर इसको हम कहें बेटा कि दिस इज W1, दिस इज W2 एंड दिस इज W
3। तो ऊपर वाले डिफिनेशन के मुताबिक हम लिखेंगे बेटा कि W3 विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी W3 is along the direct path and W1 and W2, W1 is from A to B and W2 is from B to C. Now we have to calculate W1, W2 and W3. Let's say this is equation number 1. मालूम करना चाहते हैं बेटा पहले इनडायरेक्ट पाथ के W1 यानी बॉडी इधर पड़ी हुई बेटा, इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है बेटा और हम भी नीचे आ रहे हैं बेटा। तो इन दिस केस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, थीटा विल बी 0। तो वी गेट F डॉट D1 व्हिच इज इक्वल टू F D1 cos ऑफ 0। तो वी गेट W1 का 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो W1 इज इक्वल टू F D1। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास दो चीजें और मालूम करनी है, वो है W2 और W3। तो W2 हमारे पास यानी बॉडी अब इधर पहुंच गई बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, वी हैव टू मूव द बॉडी फ्रॉम B टू C। नाउ इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है बेटा और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास डाउनवर्ड। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90। तो W2 विल बी इक्वल टू F डॉट D2 और D2 F और D2 के दरमियान एंगल हमारे पास 90, तो F D2 cos ऑफ 90 और cos 90 हमें मालूम है बेटा इट्स इक्वल टू 0। तो W2 हमारे पास 0। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। नाउ टू फाइंड W3। अब हम कहते हैं बेटा कि बॉडी इधर पहुंच गई बेटा, वापस हम बॉडी को ए पर रख देते हैं बेटा और अब बॉडी को हमने मूव करना है बेटा फ्रॉम ए टू सी, यानी बॉडी को हमने कहां से कहां तक ले जाना है बेटा, डायरेक्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक आने के लिए बेटा हम करेंगे बेटा क्या बेटा, वो वाली फिगर दोबारा मैं ड्रॉ कर दूं इधर ताकि आपको क्लियर हो जाए बेटा। दिस इज ए बी सी, ये डिस्प्लेसमेंट D1, ये D2 और ये हमारे पास D। अब बॉडी इधर पड़ी हुई बेटा, हमने इसको इधर लेके आना है बेटा। वंस अगेन अगर इधर देखे बेटा थीटा हमारे पास इधर बनेगा, तो दिस विल बी बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, यानी ट्राइंगल के जिस साइड के साथ एंगल बने उसे हम बेस कहते हैं, उसके साथ एडजेसेंट जो होती है बेटा उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और सामने जो होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब बॉडी को हमने ए से सी तक लाना है बेटा, इधर डिस्प्लेसमेंट D, तो W3 हमारे पास बराबर होगा F डॉट D3 सॉरी F डॉट D और F D के दरमियान एंगल जो है वो हमें मालूम नहीं है, उसे हमने थीटा कहा है बेटा। तो वी राइट W3 इज इक्वल टू F D cos ऑफ थीटा। अब हमारे पास जिस तरह पिछले स्टेप में हमने किया था बेटा कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें cos थीटा इस केस में बराबर होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। इन दिस केस बेस इज D1 और हाइपोटेन्यूज इज D। तो वी राइट D1 इज इक्वल टू D cos ऑफ थीटा। तो इस इक्वेशन में D cos थीटा की जगह हम पुट कर देंगे बेटा D1, तो W3 बन जाएगा बेटा W3 विल बी इक्वल टू F D1। दिस इज इक्वेशन नंबर C। अब इक्वेशन A, इक्वेशन B और इक्वेशन C तीनों मालूम हो गए बेटा। हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन A, B एंड C इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास W3 था विच इज FD1 और राइट हैंड साइड हमारे पास W1 और W2, W1 हमारे पास FD1 और W2 हमारे पास 0। तो वी गेट FD1 इज इक्वल टू FD1। दोनों आपको दिखाई दे रहे बेटा, डायरेक्ट पाथ और इनडायरेक्ट पाथ दोनों से हम आए बेटा तो वर्क डन हमारे पास सेम आता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। याद रखो बेटा हर वो फोर्स
जिसका फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव हो उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि प्रूव करो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो उसके दो तरीके हैं। नंबर फर्स्ट तरीका क्या है बेटा कि वी हैव टू सेलेक्ट अ क्लोज पाथ और उसमें टोटल वर्क डन मालूम करेंगे। वो टोटल वर्क डन 0 के बराबर हम कहते हैं, हेंस ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। और सेकंड हमारे पास हम दो पाथ लेंगे, एक डायरेक्ट पाथ और दूसरा इनडायरेक्ट पाथ। दोनों पाथ से वर्क डन मालूम करेंगे, दोनों वर्क डन हमारे पास सेम, तो इट विल बी द प्रूफ दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अब अगर आपसे पूछे, आपसे कहे बेटा क्वेश्चन में कि शो दैट टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट मेथड। और अगर कहे बेटा कि शो दैट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, तो सेकंड मेथड। दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। उम्मीद है समझ आ गई होंगी बेटा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।